धीरे धीरे समय बीतने लगा। सुबह के 10:30 हो रहे थे। वही मुंबई में द ब्लैक हॉक कंपनी में बड़े से केबिन के अंदर बैठा आदमी अपने काम को कर रहा था। तभी ही दरवाजा नॉक होता है तो वो अपने काम को करते हुए ही ऑर्डर देता है, कमिंग। आदमी को अंदर आने का परमिशन मिलते ही वो आदमी अंदर जा अधेड़ उम्र के आदमी के पास जा खड़ा हो फाइल अपने बॉस की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, सर सा मल्टीनेशनल कंपनी हमारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। जब उसने ये बात सुना तो वो बहुत हैरान हो गया था। सा मल्टीनेशनल कंपनी के साथ सभी लोग काम करना चाहते थे, पर आज खुद उसके पास उस कंपनी के लिए कोलैबोरेशन का ऑफर आता देख वो बहुत हैरान थे, साथ ही बहुत अच्छा भी फील कर रहे थे। वो अधेड़ उम्र का आदमी द ब्लैक हॉक कंपनी का सीईओ एना के पिता हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन जरा सा भी देरी नहीं लगाया सा मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए हाँ करने में। वो झट से अपना फोन घुमा दिया सा मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ आर्यन के पास। आर्यन अपने केबिन में ही बैठा था। जैसे ही फोन बजा आर्यन को समझ आ गया था ये कॉल और किसी का नहीं बल्कि हर्षवर्धन का ही होगा। उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गया और वह अपने वही शैतानी मुस्कान के साथ फोन कॉल को उठाते हुए अपने कोल्ड आवाज में ही कहता है, हेलो। आर्यन के आवाज को सुनते ही हर्षवर्धन झट से कहता है, हेलो सर, मैं हर्षवर्धन कपूर। आर्यन को तो पता ही था ये हर्षवर्धन ही है। वो अपने उसी शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, आपके पास मेरा डील तो गया ही होगा। जब वो आर्यन की कहे बातों को सुनता है तो झट से कहता है, यस सर, पर इस डील के लिए आपने कहा है एक कंडीशन है, पर आपने वो कंडीशन मेंशन नहीं किया है। हर्षवर्धन के सवाल पर आर्यन अपने कोल्ड आवाज में ही कहता है, मुझे इस डील के बदले आपकी बेटी एना से शादी करना है। आर्यन का ये बात सुन हर्षवर्धन हैरान हो जाता है। कुछ वक्त तक हैरान रहने के बाद वो अपने हैरानी से बाहर आ सवाल करता है, पर आप मेरे बेटी एना से शादी क्यों करना चाहते हैं? आई मीन, वो इतना कहा ही था कि आर्यन उसके बात को बीच में काटते हुए कहता है, आर्यन आपकी बेटी से शादी करना चाहता, इसके लिए तो आपको खुश होना चाहिए, पर आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। आर्यन के इस बात पर वो झट से कहता है, ऐसा बात नहीं है सर, वो तो मेरी बड़ी बेटी की भी अभी शादी नहीं हुई है, फिर आप मेरी बड़ी बेटी की जगह एना को क्यों चुन रहे हैं? उसका तो अब तक पढ़ाई भी पूरा नहीं हुआ है। हर्षवर्धन के इस बात को सुन आर्यन अपने कोल्ड आवाज में ही कहता है, क्योंकि मुझे आपकी छोटी बेटी पर दिल आ गया है। अगर आप हमारे कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो आपको मेरी शादी अपनी छोटी बेटी से करवाना होगा, नहीं तो डील कैंसल। इतना कहने के बाद आर्यन फोन कट करने वाला था, तभी हर्षवर्धन झट से कहता है, ओके सर, जैसा आप चाहे। जब हर्षवर्धन ने ये कहा तो आर्यन अपने मन में ही कहता है, लालची बुढ़ा। अगर मेरे जगह कोई और होता तो ये बुढ़ा मेरी एना का शादी उससे भी करा देता। अपने मन में इतना कहने के बाद आर्यन कहता है, शादी फिक्स होने से पहले मैं आपकी बेटी से मिलना चाहता हूँ। आर्यन का डिमांड सुन हर्षवर्धन झट से कहता है, ओके सर, आप कल ही एना से मिलने हमारे घर आ जाए। जब हर्षवर्धन ने ये कहा तो आर्यन झट से कहता है, मैंने तो सुना था आपकी बेटी देशमुख कॉलेज में है और वही की हॉस्टल में रहती है, फिर मैं आपके घर आपकी बेटी से मिलने क्यों आऊँ? आर्यन तो बस चाहता था किसी तरह एना फिर से अपने हॉस्टल में चली जाए और अपना पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दे। जब आर्यन ने ये बात कहा तो हर्षवर्धन को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे, पर कुछ देर की चुप्पी के बाद वो कुछ सोचता हुआ थोड़ा हकलाकर कहता है, वो कल राखी है ना, इसलिए वो घर आई हुई है। हर्षवर्धन के इस झूठ पर आर्यन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो अपने आप को शांत रखते हुए कहता है, ठीक है, तो मैं 11 बजे तक आता हूँ। इतना कहने के बाद आगे वो कुछ न कह कॉल कट कर दिया। वही दूसरी तरफ कॉलेज में प्रीता कैंटीन में बैठी हुई थी, तभी यश उसके पास आ बैठ उसके उदास चेहरे को देख सवाल करता है, क्या हुआ प्रीता, तुम इतनी उदास क्यों हो? यश का सवाल सुन प्रीता यश की तरफ देखते हुए कहती है, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है। जब भी राखी आता है तो सबके पास भाई बहन है, पर मेरा कोई भाई नहीं ना ही बहन है। प्रीता के इस बात को सुन यश भी कहता है, सच कहूँ तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। इस साल सोचा था मेरी बहन पंछी मुझे मिल गई है, वो मुझे राखी बांधेगी, पर वो तो कोलकाता चली गई है। इतना कहने के बाद यश के चेहरे पर भी उदासी छा जाता है। तभी प्रीता उसके हाथ पर अपना हाथ रख कहती है, मेरा कोई भाई नहीं है यश, नहीं तो वो जहाँ होता मैं चली जाती, पर आपकी बहन है, आप जा सकते हो उसके पास। प्रीता के इस बात को सुन यश उसकी तरफ देखने लगा। वही दूसरी तरफ कोलकाता में ईशानी अपने भाई के लिए हमेशा अपने हाथों से राखी बनाती थी, पर आज वो अपने भाई के साथ साथ मिहिर और शौर्य के लिए भी बना रही थी। आज वो अगर जिंदा है तो इसका रीजन बस शौर्य है, और अगर वो खुश होने के साथ साथ अपने सपनों को पूरा करने का हौसला रख पा रही है तो बस मिहिर की वजह से। वो जब जब कमजोर पड़ती है तो मिहिर उसे हमेशा मोटिवेट करता है।
वही पंछी ने कभी राखी सेलिब्रेट किया नहीं था, इसलिए उसे याद भी नहीं था। वो तो अपनी मम्मा के कमरे के बाहर खड़ी हो सोच रही थी वो अंदर जा अपनी मम्मा से पूछे कि नहीं, पर उसके पूछने पर भी उसे कोई जवाब तो मिलने से रहा। इसलिए वो एक गहरी सांस भरते हुए जा रही थी। तभी वैभव, जो अपने कमरे की तरफ ही एक फाइल भूल गया था, तो उसे ही लेने आ रहा था। पंछी को देख उसका नाम पुकारता है। पंछी अपना नाम सुनते ही उसका कदम रुक जाता और वो वैभव के पास आने लग जाती है। वैभव के पास आने के बाद पंछी उसकी तरफ देखती है तो वैभव कहता है, यश का अभी अभी मैसेज आया, वो यहाँ राखी के लिए आ रहा है। राखी ये नाम पहली बार लिया जा रहा था। उसके सामने उसके होंठों पर मुस्कान लहर गया। वही कुसुम भी वैभव के आवाज को सुन कमरे के दरवाजे के पास आई थी। तभी ये सुन कि यश राखी के लिए आ रहा है तो कुसुम को भी याद आ गया, कई साल हो गए हैं पर वो अपने भाई को राखी नहीं बांधी है। ये सोचते हुए वो झट से सवाल करती है, क्या सिर्फ यश आ रहा है? कुसुम के इस सवाल पर वैभव उसकी तरफ देख कहता है, शायद। वैभव का जवाब सुन कुसुम के चेहरे पर निराशा छा जाता है। तभी वैभव पंछी की तरफ देख कहता है, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, राखी लेना है ना तुम्हें? ये सुन मुस्कुराते हुए पंछी अपने चेहरे को हाँ में हिला भागते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लग जाती है। पंछी के जाने के बाद वैभव कुसुम के पास जा उसे अपने बाहों में भरते हुए कहता है, तुम्हारे और नमन के बीच सब ठीक हो गया है तो फिर तुम उससे बात क्यों नहीं करती हो? कुसुम अब तक अपने परिवार वालों को माफ नहीं कर पाई थी और नमन का बस इतना ही गलती था कि वो उसका साथ नहीं दिया, इसलिए वो नाराजगी था और कुसुम अपने मॉम डैड के कारण अपने भाई से भी बात करने में बहुत संकोच महसूस कर रही थी। कुसुम को कुछ ना बोलता सुन वैभव प्यार से कहता है, पुराने सभी बातों को भूल जाओ कुसुम। जब वैभव ने ये कहा तो कुसुम अपने उदासी से भरे आवाज में कहती है, भूल जाती अगर दीदी तारा दोनों ही हमारे जिंदगी में वापस आ जाते तो। अगर पापा माँ दोनों दी की शादी उस आदमी से करवा रहे थे तो उन्हें रोकने के लिए जैसे मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ गई थी वैसे ही नमन भाई भी जाते तो मैं उन्हें माफ कर देती, पर कैसे करूँ माफ? आज वो लोग गिल्टी महसूस कर रहे हैं पर उनके गिल्टी महसूस करने से क्या दीदी और मेरी बच्ची तारा वापस आ जाएगी? इतना कहते हुए उसके आंखों से आंसू गिरने लगा तो अपने सीने से दूर कर वैभव उसके बहते आंसू को पोंछते हुए कहता है, मत रो वो कुसुम, तुम्हारे रोने से बच्चे को भी रोना आएगा। क्या तुम चाहती हो बच्चा रोए? वैभव के इस बात को सुन कुसुम ने अपने चेहरे को ना में हिला दिया। तभी वैभव प्यार से उसके माथे को चूम कहता है, तुम भी रेडी हो जाओ, मुझे पता है मेरी चटोरी वाइफ को कुछ खाना है। चटोरी वाइफ? ये सुन कुसुम उसे घूर कर देखी। तभी वैभव अपने कान को पकड़ कहता है, सॉरी मेरी जान, तुम चटोरी बिल्कुल नहीं हो। वैभव के माफी मांगने के बाद कुसुम के होंठों पर मुस्कान छा गया। फिर वो भी तैयार होने के लिए कमरे के अंदर आ गई। वही वैभव भी कमरे के अंदर आ वो फाइल ढूंढने लगा जिसके लिए वो यहाँ आया था। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क से फ्लाइट कोलकाता लैंड हुआ। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ कृतिका अपना सामान उतारने लगी पर उसका हाइट इतना छोटा था कि वो अपने सामान को उतार ही नहीं पा रही थी। तभी अनुज उसे मुस्कुराता हुआ देखने लगा तो कृतिका कोशिश करना बंद कर अनुज को घूर कर देखी। तभी अनुज मुस्कुराना बंद कर कहता है, सॉरी बेबी, अब मैं नहीं हंसूंगा, अब साइड हो जाओ, मैं उतार देता हूँ। अनुज का ये बात सुनते ही कृतिका साइड हो गई तो अनुज उसके सामान को उतार दिया, साथ ही अपने सामान को भी उतार लिया। फिर दोनों ही साथ प्लेन से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद अनुज कहता है, कृतिका तुम जाओ, मैं उधर साइड से आता हूँ। जब अनुज ने ये कहा तो कृतिका उसे सवाल से भरे नज़र से देखने लगी। तभी अनुज उसके सवालिया नज़रों को देख कहता है, अगर तुम्हारे भाई ने हमें साथ देख लिया तो बेकार का बखेड़ा खड़ा होगा। ये तो 100% सच कहा था अनुज ने। वो मुस्कुराते हुए ठीक है कह अपने हाथ को बाएं में हिलाते हुए जाने लगी। वही अनुज उसे कुछ देर तक जाता हुआ देखा, फिर दूसरे तरफ से वो भी जाने लगा। कुछ ही वक्त में कृतिका बाहर निकल गई तो देखी उसका पूरा परिवार उसे लेने के लिए आया है। वो अपने पूरे परिवार के पास तेज कदमों के साथ जा सभी बड़ों का पैर छू अपने भाई के पास आ उसके सीने से जा लगी। फिर सभी पार्किंग एरिया के पास आ गए तो अतुल अपनी बहन का सामान कार के डिक्की में रख अपनी बहन के पास आ कहता है, सभी के साथ जाएगी या मेरे बाइक से? कृतिका को बाइक में जाना पसंद था। वो झट से कहती है, आपके साथ भैया। ये सुन घर के सभी लोग कार के अंदर जा बैठते हैं। वही कृतिका अपने भाई के साथ उसके बाइक में बैठ निकल पड़ती है। दोनों बाइक में एक साथ बैठे थे। तभी अतुल कहता है, पंछी बहुत बदल चुकी है। अतुल ने अचानक से ये कहा तो कृतिका झट से कहती है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप भैया? कृतिका के सवाल पर अतुल कुछ न कह बस बाइक चलाते हुए इन 1.5 साल को याद करता है जब शौर्य पंछी को छोड़ चला गया था और पंछी फिर सभी से बात करना ही छोड़ दी थी और अपने आप को खुद में ही कैद कर ली थी। वही दूसरी तरफ पंछी, वैभव, कुसुम तीनों मार्केट जाने के लिए निकल चुके थे। कुछ वक्त बीत गया। अतुल का बाइक मार्केट के पास आया तो कृतिका झट से कहती है, भैया मैं राखी ले लेती हूँ।
कृतिका की बातों को सुन अतुल बाइक साइड में लगा दिया। फिर कृतिका बाइक से उतर गई। उसके उतरते ही अतुल भी बाइक से उतर चुका था। दोनों फिर मार्केट के लिए निकल गए। वही वैभव का ड्राइवर भी कार पार्किंग एरिया के पास जा कार रोक दिया। हालांकि ऐसे मार्केट में वैभव जाता नहीं था, तो वो बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, कोई मॉल चले या ज्वेलरी शॉप, वहां हम राखी बनवा लेंगे। वैभव की बातों को सुन कुसुम वैभव की तरफ देख कहती है, सोने चांदी की राखी में कड़ी होती है, पर भाई बहन का रिश्ता तो बंधन होता है जो कड़ी में फंसाया नहीं जाता बल्कि बांधा जाता है, वो भी मजबूती से। कुसुम की बातें इतनी यूनिक होती थी कि वैभव निशब्द हो जाता था। वैभव मुस्कुराते हुए कहता है, समझ गया जान, अब चले। जब वैभव ये कहता है तो कुसुम कड़कती धूप को देख समझ जाती है वैभव के ना जाने का कारण। वैभव को जिंदगी बहुत आराम में गुजरा था। ये धूप, भीड़ भाड़ से भरा मार्केट, उसके लिए ये सब एडेप्ट करना मुश्किल था। कुसुम मुस्कुराते हुए कहती है, वैभव आप कार में ही बैठो, मैं पंछी मार्केट से हो आते हैं। वैसे भी मार्केट के अंदर जाकर आप करोगे क्या? ये भी सही था। वैसे भी वैभव ऐसी जगह जाएगा तो इरिटेशन की वजह से जो उसका कड़वा करेला की तरह मुंह बनेगा, उसे देख खरीदारी करने वाले लोग भाग जाएंगे। वो कार के अंदर ही बैठा रहा। वही कुसुम और पंछी दोनों ही मार्केट जाने के लिए कार से उतर एक साथ मार्केट के अंदर जा एक एक कर सारे स्टॉल में जाते हुए राखियां देखने लगे। ये पहली बार था जब पंछी राखी देखने आई थी, नहीं तो इस टाइम पंछी अपने कमरे में बैठे या तो ड्राइंग बनाती रहती या कोई उटपटांग काम करती रहती थी। जब वो मार्केट के अंदर जा रही थी राखी देखते हुए, तो जिस स्टॉल में उसे राखी अच्छा दिखा वहां जा वो एक राखी को उठा देखने वाली थी। वही बगल में किसी और की नजरें भी उसी राखी पर था। वो भी उस राखी को देखने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाई थी। तभी पंछी और उसका दोनों का हाथ गया एक साथ, तो दोनों एक दूसरे को देखी। तभी पंछी अपने सामने कृतिका को देख मुस्कुराते हुए एक्साइटमेंट से भरे आवाज में कहती है, कृतिका तू। वही सेम रिएक्शन कृतिका का भी था और वो भी यही कहती, पंछी तू। तभी कुसुम भी राखी से नजर हटा कृतिका की तरफ देखती है। वही अतुल जो अपने फोन में किसी से बात कर रहा था वो भी उस तरफ देखता है। वही कृतिका और पंछी बीच बाजार में होने के बावजूद एक दूसरे के गले से लग जाती है। कुछ देर तक गले से लगने के बाद दोनों अलग हो गप्पे लड़ाना शुरू कर देती है। तभी कुसुम कहती है, तुम दोनों मिलते के साथ बक बक करना शुरू कर दी। पहले जिसके लिए तुम दोनों आए हो वो काम तो कर लो। कुसुम की आवाज को सुनने के बाद कृतिका का ध्यान कुसुम पर गया था, तो कृतिका अपने सिर पर धीरे से मार कुसुम के पास जा नीचे झुक कुसुम का आशीर्वाद ले ली, तो उसे आशीर्वाद कुसुम दे दी। तभी अतुल भी जा कुसुम के पैर छू लिया। फिर पंछी और कृतिका दोनों ही राखी लेने लगी। तभी पंछी को 5 राखी लेता देख कृतिका बस सोच रही थी, इतनी सारी राखी वो क्यों ले रही है। वही कुसुम पंछी से सवाल कर पड़ी, इतनी सारी राखियां तू क्यों ले रही है? पंछी यश आ रहा है बस, और उसके साथ प्रतीक का पता नहीं आएगा कि नहीं। प्रतीक यश का छोटा भाई था। पंछी फिर मुस्कुराते हुए कहती है, मम्मा प्रतीक नहीं भी आया तो क्या होगा, यश भाई उसे मेरी राखी दे देंगे, और ये 3 राखी अलेक्स भैया, मिहिर भैया और विवेक भैया के लिए है। ये सुन कुसुम बस मुस्कुरा दी। फिर कहती है, और आर्यन? आर्यन का नाम सुनते ही पंछी अपना सड़ा सा मुंह बना कहती है, वो गधा मेरा भाई नहीं दुश्मन है। पंछी जब ये कहती है तो कुसुम अपनी बेटी को घूर कर देखती है, तो पंछी बस अपना मासूम सा चेहरा बना दी। तभी कृतिका उसके कान के पास जा कहती है, गलती से अपने फ्यूचर हब्बी को राखी मत बांध देना। कृतिका के इस बात पर पंछी उसे घूर कर देखती है। वही अतुल जिसे सब पता ही चल गया था, तो कृतिका जब अपने धीमे आवाज में पंछी से ये कहती है तो उसे सुनाई दे देता है। वो गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बांध कहता है, कृतिका लेकर तू बाइक के पास आ जाना। इतना कह अपने वॉलेट से पैसे निकाल कृतिका की तरफ बढ़ा देता है, तो कृतिका पैसे ले लेती है। कृतिका के पैसा लेते ही अतुल गुस्से में वहां से चला जाता है। वही अतुल को इतने गुस्से में जाता देख पंछी कृतिका से पूछती है, इसे क्या हुआ है? पंछी के सवाल का जवाब तो कृतिका के पास था, पर वो पंछी को देना नहीं चाहती थी। वो बस मुस्कुरा कर कहती है, अरे आजकल उसका मूड ऐसा ही रहता है, तुम राखी देखो। इतना कहने के बाद कृतिका अपने लिए भी राखी देख ली। फिर कुसुम ही पूरा पैसा पे कर दी। फिर तीनों जाने वाली थी, तभी कुसुम को बच्चों वाला राखी दिखा, तो कुसुम को अपने बचपन का दिन याद आ गया, कैसे अपने भाई को चिढ़ाने के लिए वो जानबूझकर ऐसे ही राखी ले बांधती थी। वो वक्त याद करते ही कुसुम पंछी कृतिका से कहती है, बेटा तुम दोनों जाओ, मुझे कुछ लेना है। कुसुम के बातों को सुन दोनों चली जाती है। वही कुसुम दोनों के जाने के बाद उसी राखी को खरीद लेती है। उस राखी को खरीदने के बाद वो उसे अपने पर्स में रख कार की तरफ जाने लग जाती है। वही बाइक के पास आने के बाद कृतिका उसे परसों मिलने का कह बाइक पर अतुल के साथ निकल जाती है, तो पंछी कार के पास जा कार के अंदर बैठ जाती है। तभी वैभव कुसुम को ना आता देख पंछी से सवाल करता है, कुसुम कहाँ है, वो क्यों नहीं आई?
वैभव के सवाल को सुन पंछी जवाब ही देने वाली होती है, तभी कुसुम आकार के अंदर आ बैठ जाती है। तो वैभव उससे सवाल करता है, कहाँ रह गई थी तुम? वैभव के सवाल पर कुसुम गोला का कप दिखाते हुए कहती है, ये बनवा रही थी। राखी लेने के बाद जब कुसुम आ रही थी तो उसे गोला वाला दिखा था और गोले को देख कुसुम के मुंह में पानी आ जाता है। कुसुम के साथ साथ पंछी को भी बहुत पसंद था। कुसुम पंछी की तरफ बढ़ा देती है तो पंछी झट से ले लेती है। तभी कुसुम पंछी को देने के बाद वैभव की तरफ बढ़ती है तो उसे देखते हुए वैभव कहता है, सड़क की चीजें नहीं खानी चाहिए। अभी कुसुम ये सब सुनने के मूड में तो बिल्कुल नहीं थी। वो वैभव को ना दे दोनों एक एक कर चूसने लगी। वही कुसुम को ऐसे चूसता देख वैभव के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर वो ड्राइवर की तरफ देख कार स्टार्ट करने का इशारा कर देता है तो ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता। वही वैभव कुसुम की तरफ देखने लगता है बस। वही दूसरी तरफ एलेक्स के मेंशन में मिहिर को कुछ पता चलता है। जैसे ही उसे पता चलता है तो उसके चेहरे पर उदासी छा जाता है। तभी वो कदमों का आवाज सुनता है तो मिहिर अपने नजरों को उठा देखता। जैसे ही उसका नजर विवेक पर पड़ता और उसे अपने तरफ आता देखता है तो झट से अपने लैपटॉप को ऑफ कर देता। तभी विवेक उसके पास आ उसके लैपटॉप को देखते हुए कहता है, आखिर ऐसा क्या कर रहे थे तुम जो मेरे आते ही स्क्रीन ऑफ कर दिए? विवेक के सवालों पर मिहिर उसे थोड़ा भी शक ना हो इसलिए वो विवेक का हाथ पकड़ उसे अपने गोद में बैठाते हुए कहता है, सरप्राइज है। मिहिर का ये बात सुन विवेक अपने एक्साइटमेंट से भरे चेहरे के साथ मिहिर को देखता है। फिर सवाल कर देता है, कैसा सरप्राइज? मुझे भी दिखाओ। विवेक के चेहरे पर आया चमक और होंठों पर थामे मुस्कान को देख मिहिर आपके मन में ही कहता है, ये ऐसा सरप्राइज है जिसे मिलते ही तुम। अपने मन में इतना कहते हुए वो विवेक के सिर पर अपने हाथ को रख उसे अपने करीब कर उसके होंठों को प्यार से चूमने लगा। मिहिर विवेक को सच नहीं पता लगने दे सकता था, नहीं तो जो प्यार ईशानी के लिए है विवेक के मन में वो कहीं खत्म न हो जाए। अचानक से मिहिर ऐसे चूमने लगा तो विवेक का हाथ भी मिहिर के सीने पर चला गया। तभी एलेक्स ईशानी के पास जा रहा था पर उसका नजर मिहिर और विवेक को किस करते हुए तरफ चला गया तो वो अपने मन में ही कहता है, अगर यही काम मुझे विवेक करते देख लिया तो मेरी जान ले लेगा। इतना कह अपने दांत को पिसते हुए ईशानी के रूम की तरफ चला गया। कुछ ही वक्त में वो रूम पहुंच दरवाजा खोला तो देखा ईशानी लाल रंग के मोटे धागे के अंदर कुछ पिरो रही है। ये देख उसके पास जाने लगा। तभी ईशानी के हाथ में सुई चुभ गया तो एलेक्स उसके पास जा घबराते हुए उसके हाथ को पकड़ कहता है, ध्यान से कोई काम नहीं करती हो तुम? इतना कहने के बाद अपने मुंह में उसके उंगली को ले लेता है ताकि ब्लड आना बंद हो जाए। जब जब एलेक्स उसे इतने प्यार से ट्रीट करता था तो ईशानी को बहुत अच्छा महसूस होता था। वो मुस्कुराते हुए एलेक्स को देखने लगी। तभी एलेक्स उसके हाथ को अपने मुंह से निकाल उसे देख सवाल करते हुए कहता है, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? मैं तुम्हें डांट रहा हूं तो? एलेक्स के बातों को सुन ईशानी उसके आंखों में देखते हुए कहती है, कुछ नहीं बस अच्छा लगता है। ईशानी का ऐसा जवाब सुन एलेक्स कहता है, ओह मेरा डांट इतना फनी है कि तुम्हें इतना अच्छा लगता कि मुस्कुराती हो। एलेक्स के इस बात को सुन ईशानी मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को हाँ में हिला देती है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त पार होने लगा। रात का वक्त हो चुका था। हर्षवर्धन अपने मेंशन जाने के बाद हॉल में ही बैठ सर्वेंट से ऐना को बुलाने का ऑर्डर दिया। सर्वेंट ऑर्डर सुनने के बाद ऐना के रूम के दरवाजे के पास आ दरवाजा नॉक की तो अपने बेड पर उदास बैठी ऐना सवाल करती है, कौन है? तभी सर्वेंट जवाब देते हुए कहती है, मैडम मैं। सर्वेंट का आवाज सुनते ही ऐना फिर से सवाल करती है, क्या हुआ? ऐना के सवाल पर वो झट से जवाब देती है, मैडम बड़े सर आपको बुला रहे हैं। जैसे ही ऐना यह बात सुनती है उसके चेहरे पर डर छा जाता है। उससे जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था पर जाना उसका मजबूरी होता है। वो बेड से नीचे उतर अपने रूम के दरवाजे के पास जा दरवाजा खोल देती है। फिर सर्वेंट की तरफ देखती और दोनों साथ ही नीचे जाने लगती है। यहाँ इस मेंशन में काम करने वाली सभी सर्वेंट को पता था हर्षवर्धन अपनी बेटी के साथ जानवरों जैसा सलूक करता है। ये देख सर्वेंट को बुरा तो ऐना के लिए बहुत लगता था पर वो ऐना के लिए कुछ कर नहीं सकते थे। ऐना नीचे आ अपने पिता के पास आ अपने नजरों को झुका खड़ी हो गई थी, साथ ही उसके शरीर में डर छा गया था। तभी हर्षवर्धन अपनी बेटी की तरफ देख कहता है, ऐना तुम्हारी शादी सेट हो गई है और कल तुमसे वो मिलने के लिए आ रहा है। जब हर्षवर्धन ये बात कहता है तो ऐना हैरान हो जाती है और अपने चेहरे को उठा अपने पिता की तरफ देख बिना डरे कहती है, मुझे किसी से शादी नहीं करना है। अगर मैं आपके लिए बोझ हूं तो कह दीजिए, मैं आप पर डिपेंडेंट नहीं रहूंगी, बस मुझे आज़ाद कर दीजिए आप। ऐना की बातों को सुन हर्षवर्धन अपने हाथ का मुट्ठी बना खड़ा हो कहता है, ऐना कल उससे मिलने के लिए तैयार रहो। अगर कुछ अटपटान करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। इस बार हर्षवर्धन इतने कठोरता के साथ कहा था कि उसके पास कहने के लिए आगे हिम्मत ही नहीं बचा था। वो अपने आगे के शब्द बोलने के लिए बस खुद को पुश करने की हिम्मत करने लगी थी।
वहीं दूसरी तरफ आर्यन कल के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो डिनर करने के बाद अपने रूम में जा बेड पर बैठने के बाद अपने फ़ोन को उठाया, एना को मैसेज के थ्रू बताने वाला था पर रुक गया। वही एना रात का खाना भी नहीं खाए और अपने रूम में जा बस बैठ अपने फ़ोन में आर्यन का नंबर निकालते हुए सोच रही थी वो आर्यन को बताए तो बताए कैसे। फिर अपने आंसू पोंछते हुए खुद से कहती है एना आर्यन को कुछ नहीं बताएगी, बल्कि कल जो एना से मिलने आ रहा है उसे एना इतना मजबूर कर देगी कि वो खुद ही भाग जाएगा। खुद से इतना कहने के बाद एना अपने फ़ोन को साइड कर दी। वही आर्यन ने भी एना से अभी कांटेक्ट कर सब बताने की जगह कल सरप्राइज देने का सोचा। ये रात धीरे धीरे बीतने लगा। सुबह का 6 बज चुका था। यश अपने भाई प्रतीक के साथ कल रात को ही कोलकाता पहुंच चुका था, पर रात बहुत हो गया, इसी कारण वो दोनों भाई होटल में रुक गए थे। फिर 7 बजे का मुहूर्त था, इसलिए यश प्रतीक दोनों सुबह 6 बजे ही देशमुख मेंशन पहुंच गया था। उस वक्त तो कुसुम जाग नहाकर पूजा ही कर रही थी। तभी उसे बेल रिंग सुनाई दिया तो उसे पूजा आधा छोड़ दरवाजा खोलने गई, क्योंकि अभी तक सर्वेंट काम पर लगे नहीं थी। जब कुसुम दरवाजा खोली थी, यश प्रतीक को देख उसके होंठों पर मुस्कान छा गया। वही दोनों कुसुम का आशीर्वाद किए फिर कुसुम के साथ अंदर आ गए। फिर कुसुम दोनों को बैठने का इशारा करते हुए कहती है बेटा तुम दोनों बैठ जाओ, अब तक पंछी न ही तुम्हारे फूफा जी उठे हैं, मैं पूजा करके उन्हें उठा देती हूँ। कुसुम का ये बात सुन दोनों साथ ही कह देते हैं ठीक है बुआ। दोनों का ठीक है सुन कुसुम जल्दी से पूजा कर भगवान को राखी बांध पंछी को उठाने गई। उसके कमरे के अंदर जाने के बाद पंछी को हिलाते हुए कुसुम कहती है पंछी बेटा उठ जाओ, पर वो उठने की जगह करवट बदल कर सो गई। ये देख कुसुम तभी कहती है यश प्रतीक तुझसे राखी बंधवाने आए हैं और तुझे मिहिर विवेक एलेक्स तीनों के पास भी तो जाना है। जैसे ही कुसुम ये कहती है तो पंछी झट से उठ कहती है मैं उठ गई, अभी तैयार होकर आती हूँ। इतना कह बाथरूम भागने में जरा सा भी देरी नहीं लगाई। वही दूसरी तरफ कुसुम मुस्कुराते हुए अपने धीमे आवाज में कहती है राखी बांधने के नाम से तूफान एक्सप्रेस बन गई है ये लड़की। इतना कह मुस्कुराते हुए वैभव को उठाने चली गई। जब वो अपने कमरे के अंदर आ वैभव को उठाने लगी और उठाते हुए कह रही थी वैभव उठा, यश प्रतीक आ गए हैं। तभी नींद से भरे आवाज में वैभव कहता है तो मैं क्या करूं, उठकर मुझे थोड़ी राखी बांधना है। इतना कह वो सोने लगा तो कुसुम इरिटेट हो गई, पर तभी उसे शैतानी सुझा। वो अपने चवन्नी मुस्कान के साथ पानी का जग देखी, फिर उसके होंठ जग पर चले गए। वो जग को अपने होंठ में ले वैभव के चेहरे पर पानी गिराने लगी तो वैभव हड़बड़ा कर उठ कुसुम को देख चिढ़ते हुए कहता है क्या है ये सब कुसुम। जब वैभव ये कहता है तो कुसुम का मुस्कुराता चेहरा मुरझा जाता और वो अपना रोंदू सा शकल बना लेती है और उसके रोंदू शकल को देख याद आता है वो प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट के टाइम लड़कियों का मूड बच्चों से भी अधिक जल्दी बदलता है। ये याद आते ही वो मुस्कुराते हुए कहता है जान सॉरी, मैं उठ गया, जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ। वैभव इतने प्यार से कहता है तब जाकर कुसुम को सुकून मिलता है। वही वैभव उठ नहाने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद कुसुम भी हॉल में चली जाती है और अपने दोनों भतीजे के साथ बातें करने लगती। तभी बातों बातों में कुसुम का जिक्र अपने परिवार पर चला जाता है और उसके चेहरे पर निराशा छा जाता है। कुसुम के चेहरे पर आए निराशा को देख यश अपने छोटे भाई से कहता है प्रतीक तू साइड में जा, मम्मा को फोन कर इन्फॉर्म कर दे। प्रतीक को समझ नहीं आया वो साइड में जाकर कॉल क्यों करे, उसके चेहरे पर सवाल साफ नजर आ रहा था। तो यश अपने छोटे भाई प्रतीक को घूर कर देखता है तो वो कोई सवाल ना कर शांति से चला जाता है। प्रतीक को नहीं पता था उसकी कोई और बुआ भी थी और बहन भी, इसलिए यश उस बारे में प्रतीक के सामने कोई जिक्र नहीं करना चाहता था। जैसे ही प्रतीक चला गया तो यश कहता है बुआ मैं कभी बड़ी बुआ और तारा दी से नहीं मिला हूँ, पर मुझे पता है उन दोनों के साथ क्या हुआ है और अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं दादा दादी और डेड जिम्मेदार है। अगर वो कभी बड़ी बुआ का शादी उनसे होने नहीं देते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, पर बुआ बड़ी बुआ और तारा दी के गुजरने का बात सभी को पता चला तो सभी बहुत गिल्टी महसूस कर रहे थे। मुझे पता है उन्हें माफ़ करना आसान नहीं है, पर दादाजी दादी जी दोनों ही बूढ़े हो रहे हैं। ऐसा ना हो बुआ, जो गिल्ट होने हो रहा है वही गिल्ट कभी आपको हो कि क्यों नहीं आपने उन्हें इस एज में माफ़ किया। यश का बात कहीं से गलत नहीं था, पर कुसुम उसके कान पकड़ कहती है बच्चे हो तुम, अभी से इतना बड़ा बन अपनी बुआ को ज्ञान मत दो। कुसुम का ये बात सुनते ही यश मुस्कुराते हुए कहता है सॉरी बुआ, अब मेरे कान छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। यश का ये बात सुन कुसुम उसके कान छोड़ देती है। प्रतीक भी बात कर आ चुका था और कुछ वक्त के बाद पंछी और वैभव भी साथ नीचे आते हैं। किसी ने कभी पंछी को साड़ी में नहीं देखा था। ये साड़ी बस पंछी अपने स्कूल के एक इवेंट के लिए ली थी, पर उस इवेंट में भी वो आखिर में गई नहीं थी। जब वो साड़ी में आए तो प्रतीक यश दोनों का मुंह खुला का खुला ही रह गया था, इतनी सुंदर जो लग रही थी।
वही कुसुम को हंसी आ रहा था क्योंकि साड़ी पहनकर तो वो आई थी पर बिल्कुल अच्छे से नहीं पहनी थी। तो कुसुम उठ पंछी के पास जा कहती है, मेरे साथ आ। इतना कह कुसुम साइड में जा उसकी साड़ी को ठीक करते हुए कहती है, जब साड़ी पहनना था तुझे तो तू मुझे क्यों नहीं बुलाई। वो पंछी से ये सब कह रही थी। वही यश को अब तक यकीन नहीं हो रहा था वो उसकी बहन है। कुछ ही वक्त में साड़ी ठीक कर कुसुम पंछी आ गए। फिर पंछी दोनों को राखी बांध दी। यश पंछी के लिए प्यारा सा ब्रेसलेट लेकर आया था, वही प्रतीक पंछी के लिए ड्रेस। दोनों ने अपना राखी गिफ्ट भी दे दिया। तो पंछी फिर कहती है, चले अब। तो यश, प्रतीक, वैभव तीनों उसे सवाल से देखते हैं। वही कुसुम कहती है, तू यश के साथ चली जा, तब तक मैं प्रतीक से बातें करती हूँ क्योंकि इससे आज दूसरी बार ही मुलाकात हुआ है और जल्दी आ जाना, कोई कुछ खाया भी नहीं है। कुसुम ये कहती है तो पंछी ठीक है कह देती, पर वैभव पूछ पड़ता कहाँ जा रही है। पर पंछी छत से कहती है, एलेक्स भैया के पास, फिर मिहिर और विवेक भैया के पास जाऊंगी। पंछी शौर्य के पास लेट से जाना चाहती थी क्योंकि उसे पता था शौर्य के साथ रही तो वो उसे ऐसे देख तंग जरूर करेगा। वही वैभव को पता था चारों एक साथ ही है। फिर पंछी और यश निकल गए। दोनों कार के बैक सीट में बैठे थे और पंछी ड्राइवर को बता दी थी जाना कहाँ है। और यश पंछी की तरफ देख सवाल करना चाहता था, पर जो बात शौर्य ने उसे बताया था कि वो मानव नहीं शौर्य है, ये बात उसे पता है कि नहीं, इसी वजह से वो कुछ न बताने का फैसला करता है। कुछ ही वक्त में एलेक्स का मेंशन आ जाता है। जैसे ही कार रुकता है दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं। वही सुबह सुबह किसी कार के अंदर आने का आवाज सुन ईशानी जो बांधने जा ही रही थी राखी, वो आरती का प्लेट सजा ही रही थी कि रुक, वो भी सोचने लगती है। तभी दरवाजे से अंदर आती पंछी को देख ईशानी के चेहरे पर मुस्कान छा जाता और चारों अपने फटे आंखों से देखने लगते हैं। वही शौर्य का जलन शुरू हो जाता है। वो झट से कहता है, मेरी लिटिल थिंग को घूरना बंद करो। वही सभी को वही मौजूद देख पंछी खुश हो जाती है। वही यश को समझ नहीं आ रहा था क्या वो यहाँ पर क्या करे, इसलिए वो बस अपने होंठों पर मुस्कान ले आया। तभी पंछी यश दोनों ही वहां आए तो शौर्य झट से वहां आ पंछी के हाथ को पकड़ अपने साथ वहां से ले जाने लगता है। तो सभी शौर्य के अजीब से बर्ताव को देख अपना मुंह बना लेते हैं। वही ईशानी सोचने लगती है, शौर्य भैया को हुआ क्या है। वही उन तीनों को अच्छे से समझ आ रहा था। वही यश के तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा था आखिर हुआ क्या। दूसरी तरफ शौर्य उसे एक कमरे के अंदर ले जा दरवाजा बंद कर उसे दरवाजे से टिका उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा होता है। वही पंछी गुस्से में कहती है, क्या है ये सब शौर्य, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो, राखी भी बांधना है मुझे। ये सुन शौर्य उसके कमर पर हाथ रख अपने करीब खींच कहता है, और कोई कपड़ा नहीं मिला क्या जो ये पहन कर आ गई तुम, देखो कितना कुछ दिख रहा है। ये सुन पंछी झट से कहती है, तुम्हारे दिए उस ड्रेस में भी तो बहुत कुछ दिख रहा था, फिर भी तुम मुझे पहनने बोले थे। पंछी के इस बात को सुन वो उसके बाल को खोल देता है। जैसे ही उसका बाल खुलता है तो उसका डिजाइन कर बांधा गया बाल खुलकर पीठ में फैल जाता है और उसके बैक को पूरा ढक देता। शौर्य की हरकत को पंछी घूर कर देख रही थी। तभी शौर्य उसके गर्दन के करीब जा उसके शरीर के खुशबू को लेते हुए कहता है, पहले तुम इतनी हॉट नहीं थी पर अब इतनी हॉट हो गई हो कि देखते ही किसी को भी तुमसे प्यार हो जाएगा। इतना कहने के बाद वो उसके गर्दन के पास अपने होंठों को रख उसके गर्दन को चूमते हुए अपने चूमने का निशान बनाने लगा और अपने हाथ को उसके खाली कमर पर फेरते हुए उसके साड़ी के डोर को खोल उसके ब्लाउज के हुक को खोलने लगता है। तो पंछी झट से कहती है, क्या कर रहे हो शौर्य, मैं राखी बांधने आई हूँ यहाँ। पंछी के इस बात को सुन उसके गर्दन को चूमना बंद कर उसके होंठों के करीब जा कहता है, देवर को राखी नहीं बांधा जाता स्वीट हॉट, तुम्हारी मम्मा ने कहा है वो हम दोनों के रिलेशन के लिए एग्री है। शौर्य की बातों पर पंछी को भरोसा नहीं हो रहा था, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वही शौर्य उसके होंठ को चूमने लगा। वही दूसरी तरफ ईशानी अपने भाई और मिहिर को बांध दी, दोनों के साथ यश को भी अब बचे थे शौर्य। तो सभी फिर हॉल में बैठ बातें करते हुए दोनों के बाहर आने का इंतजार करने लगे। बातों बातों में ही मिहिर कहता है, देखना अब पंछी को बॉस बहन जी बनाकर लाएंगे। मिहिर के इस बात को सुन सभी हंसने लगते हैं। वही कमरे के अंदर शौर्य उसके होंठों को किस करने के बाद उससे दूर हो उसे पीछे मोड़ उसके बाल को साइड कर उसके पीठ को चूमते हुए जिस हुक को खोला था उसे लगाने लगा था, पर पंछी की सांसें बस तेज होने लगी थी। तभी शौर्य उसके हुक को लगा डोरी बांध उसके बाल को अच्छे से कर पीछे पूरा ढक उसे आगे कर साड़ी की प्लेट को खोल दिया। फिर पीछे से पल्लू घुमा उसके दूसरे हाथ में दे उसके लिप्स का पूरा लिपस्टिक तो उसके किस करने से ही मिट गया था। फिर आगे के क्लिप को भी खोल उसके बाल पूरा सिंपल सा कर कान के पीछे कर दिया। फिर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, अब परफेक्ट दिख रही हो तुम। शौर्य को अपने कलाकारी पर नाज था। वही पंछी उसे अपने खा जाने वाले नज़र से देख रही थी। फिर उसे शौर्य अपने साथ बाहर हॉल में ले आया। जैसा मिहिर ने कहा था शौर्य बिल्कुल वैसा ही किया था।
मिहिर को पूरा भरोसा क्योंकि वो शौर्य की जलन का लेवल बहुत अच्छे से जानता था। तभी सभी को शौर्य के ऐसे हरकत पर हंसी आता रहता है। तभी पंछी वो तीनों को बांधने लगती है। वही ईशानी शौर्य को ये पहली बार था जब उसे कोई राखी बांध रही थी। तभी जैसे ही ईशानी राखी बांध शौर्य का पैर छूती तो शौर्य को बहुत अजीब लगता, पर फिर कहता है, मुझे नहीं पता था तुम राखी बांधोगी, वैसे कुछ देते हैं ना, पर मैं कुछ नहीं लाया हूँ, सॉरी। शौर्य का ये बात सुन ईशानी झट से कहती है, कोई बात नहीं भैया, और वैसे भी किसी बहन को तोहफा नहीं बल्कि वो उसे प्रोटेक्ट करे उसके लिए वही सब कुछ है। ईशानी का ये बात सुन शौर्य के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। तभी शौर्य कहता है, पर फिर भी मैं कुछ ना दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। इतना कह अपने गले का लॉकेट खोल ईशानी के पास आ उसे पहनाने लगता है। ये देख मिहिर, एलेक्स, विवेक तीनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये लॉकेट शौर्य के डैड का था जिसे शौर्य हमेशा पहन कर रखता था और कोई टच भी कर दे तो शौर्य उसका जान ले लेता था। ये देख सभी हैरान थे। वही वो तीनों अपने हैरानी से बाहर आ गिफ्ट के तौर पर पंछी को बस पैसे दे दिए। कुछ वक्त बाद पंछी घर को लौट गई। शौर्य ने भी नहीं रोका क्योंकि उसने कह दिया था, मम्मा ने जल्दी आने को कहा है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। 10 बज चुका था तो आर्यन मेंशन से निकल गया। फिर कुछ ही वक्त में वो हर्षवर्धन के मेंशन पहुंच चुका था। मेंशन पहुंचने के बाद वह अपने कार को मेंशन के अंदर ला स्टॉप कर अपने कार से बाहर निकल गया। वहां काम करने वाले सभी लोग आर्यन को ही देखे जा रहे थे। वही अपने कमरे के अंदर बैठी एना, जिसने अपने भाई को राखी भी नहीं बांधी और ना ही तैयार हुई थी। वैसे भी दोनों के बीच भाई बहन जैसा कोई रिश्ता भी नहीं था, ना ही आज तक वो राखी बांधी थी उसे। तभी उसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ तो एना चिल्ला कर कहती है, मार मार कर वो मेरी जान ही क्यों न ले ले, पर मैं बाहर नहीं निकलूंगी किसी लंगूर से मिलने के लिए। एना की बातों को सुन एना की दाई माँ को उसका फिक्र सताने लगा। वही दूसरी तरफ आर्यन मेंशन के अंदर आ चुका था। जैसे ही वो अंदर आया हर्षवर्धन उसके पास आ उसका स्वागत करने लगे। फिर उसके साथ ही अंदर आ उसे सोफे पर बैठने को कहे तो वो सोफे पर बैठ गया। वही उसकी बड़ी बहन जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी, जब उसका नज़र आर्यन के चार्मिंग लुक और पर्सनैलिटी पर गया तो वह उसी वक्त उसकी दीवानी हो गई थी। उसने सिर्फ आर्यन के बारे में सुना था और बस ऑनलाइन फ़ोटो सर्च कर देखी थी। वो जब पहली बार आर्यन को फ़ोटो में देखी थी तभी उसकी दीवानी हो गई थी और अब रियलिटी में वो आया है पर उसकी बहन से शादी करने। ये बात उसे अंदर ही अंदर गुस्सा दिला रही थी। वो आर्यन के पास जा खड़ी हो मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो आर्यन, मेरा नाम ईसा है। आर्यन ईशा की तरफ एक नज़र देखा, फिर कोई जवाब न दे अपने फ़ोन को निकाल उसमें बिजी होने का नाटक करने लगा। आर्यन के ऐसा करने से ईशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। आज तक ईशा की खूबसूरती पर हर मर्द घायल रहते थे, पर वो आगे से जा किसी को अपनी खूबसूरती से सेड्यूस करने का कोशिश कर रही थी, पर उसकी कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं था। वही हर्षवर्धन सर्वेंट से कह नाश्ता लगवाने के बाद अपने बेटी ईशा को घूर कर देखता है। अपने पापा के ऐसे घूरने से ईशा समझ जाती है कि उसे यहाँ से जाने को कह रहे हैं उसके डैड। हर्षवर्धन कोई भी हालत में बस ये डील टूटने नहीं दे सकता है, खासकर अपनी ही बेटी के कारण तो बिल्कुल भी नहीं। हर्षवर्धन कहता है, सर आप कुछ ले क्यों नहीं रहे हैं? जब हर्षवर्धन ये कहता है तो आर्यन चाय नाश्ते की तरफ देखते हुए कहता है, ये सब का जरूरत नहीं था, बस एना से मैं अकेले में मिलना चाहता हूँ। वैसे वो अब तक नीचे क्यों नहीं आए हैं? आर्यन के सवाल पर हर्षवर्धन हिचकिचाए हुए कहने का कोशिश करता है, सर वो मेरी वो इतना कहा ही होता है कि तभी ऊपर के कमरे से कुछ टूटने का आवाज आता है तो वहां मौजूद सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं। तभी हर्षवर्धन और बाकी लोग देखने जा रहे होते हैं आखिर हुआ क्या, तो आर्यन भी खड़ा हो देखने के लिए, साथ ही जाने को होता है। तभी हर्षवर्धन कहते हैं, आप यही बैठिए, हम देख कर आते हैं। हर्षवर्धन का ये बात सुन आर्यन उसे अपने कठोरता से भरे नज़र से देख कहता है, क्यों? मैं साथ चलूंगा तो कुछ होगा। ये बात सुन हर्षवर्धन कुछ कह नहीं सकता था, नहीं तो आर्यन रीजन पूछेगा, फिर हर्षवर्धन के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। उसने झट से कह दिया, नहीं नहीं, आप चल सकते हैं। ये सुनने के बाद आर्यन आगे बढ़ने लगा। उसके साथ साथ परिवार के बाकी लोग भी सभी एना के रूम के पास आ गए थे। रूम के पास आने के बाद सभी को एना का चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है, जितना कोशिश करना है कर लो, मैं बाहर नहीं आऊंगी और ना ही उस लंगूर के चेहरे को देखूंगी। कह दो उसे यहाँ से जाने के लिए, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कोई बहुत बड़ा डील मिला होगा, इसलिए मेरी शादी करा रहा होगा मेरा बाप। इस बार तो मैं अपने बाप से भी नहीं डरूंगी, चाहे मेरे साथ वो कुछ भी कर दे। एना आज पहली बार खुद में हिम्मत ला, ये सब कहने की हिम्मत ला रही थी। वही एना के बातों को सुनते हुए हर्षवर्धन का खून खोले जा रहा था। वही आर्यन को इस बात का पता नहीं, बहुत खुशी महसूस हो रहा था। आज एना अपने पिता के खिलाफ जाने के लिए इसलिए कोशिश कर रही है क्योंकि वो उससे प्यार करती है।
आज पहली बार आर्यन को अपने इस चॉइस में बहुत गर्व महसूस हो रहा था। खुद में वो मुस्कुराते हुए ही दरवाजे को नोक करता है। वही उसके डैड गुस्से में आग बबूला हुए जा रहे थे, पर अपने गुस्से को भी वो कंट्रोल किए जा रहा था क्योंकि आर्यन के सामने अपना गुस्सा तो जाहिर नहीं कर सकता था। वही दरवाजे के नॉक होने से ऐना चिल्लाकर कहती है, दाइमा आज पहली बार मैं अपने लिए स्टैंड लेना चाहती हूँ। आप मेरी फिक्र मत करिए, बस मेरे बाप के पास जा कहिए ऐना इस बार नहीं झुकेगी और उस लंगूर को यहाँ से जाने कह दे। ऐना की बड़ी बड़ी फिल्मी बातें सुन सुनकर आर्यन को अंदर ही अंदर हंसी आ रहा था। तभी आर्यन कहता है, ओह बिना देखे मुझे लंगूर समझ ली। ये आवाज ऐना को आर्यन का लग रहा था। इस आवाज को सुनते ही ऐना झट से दरवाजे के पास आ शांत हो बस खड़ी हो गई। तभी आर्यन फिर कहता है, बिना देखे ऐसे लंगूर समझ रिजेक्ट नहीं करना चाहिए मिस ऐना। अब ऐना को पूरा भरोसा हो गया ये आर्यन है। वो झट से रूम का दरवाजा खोल दी और मुस्कुराते हुए आर्यन को देखती। इससे पहले उसे अपने तरफ दिख रहे कठोर नजरों को देखते ही उसके चेहरे का मुस्कान चला गया। वही ऐना के शरीर और गाल पर लाल निशान देख आर्यन का आंख कठोर हो चुका था। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाए ऐना के लाल चेहरे पर अपने हाथ फेरते हुए सवाल करता है, ये क्या है, कैसे इसके चेहरे और शरीर पर चोट के निशान है। आर्यन के सवाल पर हर्षवर्धन का चेहरा जो अभी गुस्से में कठोर हुआ पड़ा था, आर्यन का ये सवाल सुन भीगी बिल्ली बन गया। वो झट से ये सब बात को मैनेज करने के लिए कहता है, सर मेरी बेटी बहुत बदतमीज है, आपने देखा ना, बहुत प्यार से। इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी आर्यन का कठोर आवाज वहां गूंज उठा, आज के बाद जब तक मेरी शादी ऐना से नहीं हो जाता है तब तक अगर मैं अपनी जान के चेहरे शरीर के किसी भी हिस्से में एक छोटा सा खरोच भी देखा तो ये डील क्या मैं तुम्हारे पूरे कंपनी को सत्यानाश कर दूंगा। गुस्से में कहे गए आर्यन की बातों को सुन हर्षवर्धन के चेहरे पर डर और परेशानी दोनों ही छा गया क्योंकि ये बात हर्षवर्धन को बहुत अच्छे से पता है। आर्यन की कंपनी के साथ देशमुख कंपनी भी मिला हुआ है। अगर दोनों में से एक भी कंपनी से वो भिड़ा तो दोनों बड़े कंपनी के साथ साथ एशिया का सभी कंपनी भी उसके अगेंस्ट हो जाएगा, फिर उसके कंपनी का सत्यानाश जरूर होकर ही रहेगा। तभी हर्षवर्धन झट से कहता है, सर आप फिक्र मत करिए, आज के बाद मैं ऐना को डांटूंगा भी नहीं। ये सुन आर्यन अपने मन में ही कहता है, भाई का प्लान एकदम परफेक्ट है। जब मैं अपने पावर का फायदा उठा सकता हूं तो गुस्से से काम क्यों करूं। अपने मन में कहने के बाद आर्यन सभी से कहता है, मैं अब ऐना के साथ कुछ देर अकेले में बात करना चाहता हूं। ये सुन सभी लोग वहां से चले जाते हैं। फिर आर्यन ऐना के साथ रूम के अंदर आ दोनों बेड पर जा बैठ गए। फिर ऐना झट से सवाल करती है, आप यहाँ और हमारी शादी ये सब क्या है। ऐना के सवाल को सुन आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, भाई का प्लान है ये सब। इतना कहने के बाद आर्यन उसके भाई का बताया सारा प्लान बताना शुरू कर दिया। जब सब कुछ बताया तो ऐना मुस्कुराते हुए कहती है, वाओ शौर्य भैया तो बहुत कमाल के हैं। इतना कह वो मुस्कुराने लगी। तभी उसे मुस्कुराता हुआ देख उसके कमर को पकड़ अपने करीब खींच उसके चेहरे पर अपने एक हाथ को रख प्यार से फेरते हुए कहता है, मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लगती हो तुम। इतने प्यार से जब आर्यन कहता है तो ऐना उसके आवाज के साथ साथ उसके आंखों में भी डूब चुकी थी। वही आर्यन भी उसके आंखों में खो चुका था और उसके आंखों में खोए हुए वो उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को प्यार से चूमते हुए उसे बेड पर लेटा दिया और उसके होंठों को पेसनेटली चूमे जा रहे थे। प्यार से चूमते हुए वो अपने हाथ को उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा। फिर जैसे ही वो अपने हाथ को उसके टी शर्ट के अंदर ले जाने को था वैसे ही कमरे का दरवाजा नॉक होने लगा तो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। दूर होने के बाद ऐना अपने कपड़े ठीक कर दरवाजे के पास जा दरवाजा जैसे ही खोलती है सामने ईशा नजर आती है। ईशा को देख ऐना उसे कोल्डली कहती है, क्या लेने आए हो यहाँ। ऐना की बातों को सुन ईशा उसे कठोरता से देखी फिर कहती है, अभी तो वो लंगूर था, अब उसके साथ इतनी देर तक तू उसके साथ टाइम एक्सपेंड कर रही है। ये सुन उसे चिढ़ाने वाले मुस्कान के साथ उसे देखते हुए तिरस्कार के साथ कहती है, तुझे जलन हो रहा है, होगा ही, तू इतनी सुंदर फिर भी तुझे छोड़ मुझे इतना हैंडसम लड़का मिल रहा है। बेचारी। इतना कहने के बाद ऐना उसे देख बस मुस्कुराने लगी। वही ईशा का दिल कर रहा था वो जान ले ऐना का, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, डैड नीचे बुला रहे हैं ताकि शादी का बात कर सके। ये सुन मुस्कुराते हुए ऐना कहती है, वाओ तब तो मैं आर्यन से कहती हूँ कल ही शादी कर ले क्योंकि मैं इस जंगल में कुछ और वक्त रहना नहीं चाहती हूँ। ऐना की बातें सुन सुनकर ईशा का खून खोले जा रहा था। वही ईशा के चेहरे के भाव को देख ऐना को बहुत मजा आ रहा था।